नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर चल रही होगी, आपकी तैयारी पूरी वेग के साथ चल रही होगी। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत अगले 10 से 15 मिनट में इन 10 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी वनडे एग्जाम में आए हुए हैं और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना पूरी बनी रहती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। केवल करना आपको इतना है, एक कापी लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको जरूर नोट करिएगा, उनका एक फेयर नोट्स बनाइएगा और इनका रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले आपका प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को, राष्ट्रपति के खाली पद को अधिकतम कितने समय में भर लिया जाना चाहिए, आपका प्रश्न है। किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो मैक्सिमम कितने समय में उसको भर लिया जाना चाहिए, प्रश्न आपका ये है। याद रखिएगा 6, अधिकतम 6 महीने, है ना। क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति देश का सबसे पहला नागरिक माना जाता है, संवैधानिक प्रधान है, उसे अधिकतम 6 महीने में, यदि मान लीजिए कि या तो कार्यकाल पूरा हो गया हो या किसी कारणवश मृत्यु की वजह से कह लीजिए या फिर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया गया हो, उस कंडीशन में मैक्सिमम 6 महीने के भीतर आपके पुनः चुनाव होने चाहिए और ये पद को भर लिया जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारणवश समय से पहले पद से अगर त्यागपत्र दे देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो खाली पद है वह किसके द्वारा भरी जाएगी, उपराष्ट्रपति के द्वारा। यदि मान लीजिए उस समय राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं या कहिए कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके हैं, वह राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित होंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे आप कहते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। लोकलेखा समिति की आंख और कान को कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148, याद रखिएगा ना, अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लोकलेखा समिति की आंख और कान के रूप में इनको जाना जाता है। 2 चीज़ याद रखिएगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष, है ना, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, है ना, सॉरी 65 वर्ष में नहीं, 6 वर्ष में कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंध में 2-3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 148 याद रखिएगा, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, लोकसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पे आधारित है। एक प्रश्न तो आपका यही हो गया, है ना। जो वर्तमान समय में भारत में राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया है लोकसभा में, जैसे आप पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश से आपकी जो 80 सीटें हैं या फिर महाराष्ट्र से 48 सीटें हैं, बिहार से 40 सीटें हैं, तो राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वह किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित है, 1971 की। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 1971 की जनगणना पर आधारित यह डाटा है और इस डाटा के आधार पर लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है ना। पूछा क्या गया है, यह आवंटन किस वर्ष तक प्रभावी रहेगा या किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यह आपसे पूछा गया है। वर्ष तो ये पूछा जाता है कि किस जनगणना पे आधारित है, तो 1971 की जनगणना बताइएगा। और किस वर्ष तक यथावत रहेगा, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वर्ष 2026 है ना, तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। इसको याद रखिएगा। 2 चीज़ें, जो लोकसभा की सीट है वर्तमान समय में 545 है, मैक्सिमम कहिए 552, किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है, 1971 की। और यह सीटों का आवंटन 31वां संशोधन आपका हुआ था। 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीट जो है वह 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। पहली चीज 31वां याद रखिएगा। और साथ ही साथ 84 अमेंडमेंट, 84वां संशोधन आप याद रखिएगा।
इस संशोधन के द्वारा यह जो सीटें हैं इनकी संख्या में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा, वर्ष का निर्धारण किया गया है और वह वर्ष आपका क्या है, तो वर्ष 2026 तक। तो 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है, 1971 जनगणना पर आधारित है यह। किस वर्ष तक प्रभावी होगा, 2026 तक, और किस अमेंडमेंट के द्वारा ये कार्य किया गया था, तो 84वां संविधान संशोधन, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है ना। लोकसभा जो कि आपका निम्न सदन माना जाता है ना, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या आपकी 545 है और मैक्सिमम आपकी 552 हो सकती है। पूछा गया है कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है, या दूसरे शब्दों में कहिए कि लोकसभा में किस राज्य से सर्वाधिक सीटें आपकी हैं। आपका अपना उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है वह जनगणना पे किया गया, जनसंख्या के आधार पे किया गया है ना। जिस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या होगी वहाँ से सबसे अधिक सीटें आपकी होंगी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और यही कारण है कि सर्वाधिक सीटें भी आपकी, या सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजने का रिकॉर्ड है वो किसके पास है, आपके प्रदेश के पास। कितनी सीटें हैं, 80, और राज्य आपका कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश, है ना। आप मुझे बताइएगा राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने राज्यों से हैं, कितने संघ शासित राज्यों से हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका है। एक तो प्रश्न का उत्तर आपको यही मिल गया, है ना। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान का नाम पूछा जाता है, क्या नाम है, अरिका। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिकी देश चिली में इसकी लोकेशन है ना। प्रश्न क्या पूछा गया है, यह किस मरुस्थलीय क्षेत्र में है ना। अरिका जो कि विश्व का सबसे शुष्क प्लेस है, सबसे शुष्कतम स्थान है, चिली देश में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। और पूछा गया है कि यह किस मरुस्थल में स्थित है, तो एक जनरल सेंस का प्रयोग करिएगा। आपने प्रॉपर विश्व के मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया है, किस महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल, उसके बारे में प्रॉपर मैंने चर्चा की है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा मरुस्थल आपका आता है, अटकामा, है ना। अटाकामा कहिएगा या अटकामा कहिएगा, अटकामा डेजर्ट, है ना, अटकामा डेजर्ट दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, चिली में फैला है, और इसी मरुस्थल में जो है विश्व का सबसे शुष्कतम प्लेस आपका पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, अरिका है ना। तो अरिका को याद रखिएगा, चिली को याद रखिएगा, अटकामा डेजर्ट को याद रखिएगा। इतनी चीजें आपसे प्रश्न पूछी जाती है। शुष्कतम स्थान की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे हॉट स्थान कहाँ पे है, या सबसे गर्म स्थान कहाँ पे है, सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ पर है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सबसे शुष्क तो मैंने आपको बता दिया है, सबसे शुष्क स्थान अरिका। एक बार फिर से देखिए, विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और विश्व का सबसे ठंडा स्थान आपका है, उसका नाम आपको बताना है और उसकी लोकेशन कहाँ पे है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। विश्व की दूसरी यहाँ पे पूछी गई है, पहली ना पूछकर दूसरी पूछी गई है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है। सबसे पहली झील की बात करिएगा या सबसे गहरी झील का बात करिएगा तो साइबेरिया रूस में स्थित बैकाल, है ना। बैकाल झील जो है वह विश्व की सबसे गहरी झील है। दूसरे नंबर की बात करिए तो अफ्रीका महाद्वीप में एक झील पड़ती है टांगानिका, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में एक झील पड़ती है जिसका नाम है टांगानिका, और टांगानिका विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मेरा प्रश्न जो आपसे है, टांगानिका झील अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया के बाद, और यह टांगानिका झील किन 4 देशों को स्पर्श करती है ना। यह टांगानिका झील किन 4 देशों को स्पर्श करती है। आप एटलस खोलिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र खोलिएगा, उसमें टांगानिका झील को देखिएगा, और टांगानिका झील किन 4 देशों को स्पर्श करती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, डाउन्स नामक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। देखिए, एक तो प्रश्न का उत्तर इसने पहले दे दिया। डाउन्स एक घास का मैदान है, उसकी प्रकृति कैसी है, शीतोष्ण, है ना। डाउन्स नामक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, नाम है ऑस्ट्रेलिया, है ना।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स नामक शीतोष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, घास के मैदानों से प्रश्न आपका बनता है। तो पहली चीज तो डाउन शीतोष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और एक द्वीपीय महाद्वीप है, एक ऐसा देश या ऐसा महाद्वीप जो देश की श्रेणी में आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे अधिक मरुस्थल, अगर पूछा जाए किस देश में सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है ऑस्ट्रेलिया में। और मरुस्थलों की अधिकता होने के कारण जो है इस महाद्वीप को आप क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, है ना। एक उत्तर मुझे बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, एशिया माइनर का पठार किस देश में स्थित है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि प्रचलित नाम नहीं है तो गलत होने की संभावना आपकी ज़्यादा हो जाती है। एशिया माइनर का पठार किस देश में है? एशिया माइनर का पठार कहिएगा या इसी को आप कहते हैं अनातोलिया का पठार। एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तुर्की है ना। तुर्की का पुराना नाम क्या था? तुर्की। आज की डेट में इसे तुर्की कहा गया है। इस देश की राजधानी अंकारा है और तुर्की को आप सिकमैन ऑफ यूरोप का रोगी भी कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, पूछा आता है सब क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह कितने बार की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। महात्मा गांधी जी ने कितने बार इसकी अध्यक्षता की? हम आपसे पूछा गया है केवल एक बार महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, 1924 और सम्मेलन आपका क्या था? बेलगांव। कर्नाटक के बेलगांव जिले में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है क्या किया गया था? वह अध्यक्षता की गई थी केवल एक बार। बताइएगा, उत्तर आपका होगा। सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आपका है, जौनपुर शहर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोमती नदी के किनारे पर है। इस शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है ना? जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये जो है आपके तुगलक वंश के प्रसिद्ध राजा थे, है ना, शासक थे। और इन्होंने अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में इस जौनपुर नगर की स्थापना की थी। और यह जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश राज्य में गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। और याद रखिएगा, यहीं पर विश्व प्रसिद्ध अटाला मस्जिद भी स्थित है। तो इतनी चीज़ें आपकी जौनपुर से पूछी जाती हैं। एक बेहतरीन सेशन रहा आपके लिए। उम्मीद है कि इसे आपने प्रॉपर देखा और इसका आपने नोट्स तैयार किया है। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंचे जिसको वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।